हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी दैनिक भास्कर का ये संपादकीय है कि दुनिया के हालात अब हमारे हित में हो रहे हैं। आइए संपादकीय को देखते हैं। ट्रंप ने इजरायली संसद में तालियों के बीच शांति बनाए रखने की नेतन्याहू की ताकीद की। उनका शर्म अल शेख में मोदी का नाम लिए बिना उन्हें अपना गुड फ्रेंड बताना, पाक पीएम की मौजूदगी में यह उम्मीद जताना कि भारत पाकिस्तान एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहेंगे, और इन सब के बीच भारत के वाणिज्य सचिव का ट्रेड वार्ता के लिए एक बार फिर अमेरिका रवाना होना अच्छा संकेत है। इजरायल हमारा भरोसेमंद मित्र रहा है और फिलिस्तीनी स्वायत्तता हमारी नीति का हिस्सा। उसी तरह पाकिस्तान भले ही ट्रंप के दबाव में एक अच्छे पड़ोसी की तरह आचरण करे, पर यही भारत की चाहत भी रही है। पिछले एक हफ्ते में भारतीय जेनेरिक दवाओं पर ट्रैफिक कम किया गया। इसका कारण है कि चीन का यूएस को रेयर अर्थ देने में और शक्ति चीन का यूएस को रेयर अर्थ देने में और शक्ति। इधर मोदी ने भी ट्रंप को पश्चिम एशिया में शांति के लिए कई बार सराहा है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में पाकिस्तान जैसे देश द्वारा ट्रंप को शांति दूत करार देना उनकी छवि को ज्यादा बिगाड़ेगा, क्योंकि स्वयं अमेरिका अनेक बार पाकिस्तान को आतंकवादियों का पनाहगार साबित कर चुका है, और भारत का ट्रंप को पश्चिमी एशिया में शांति बहाली का आर्किटेक्ट बताना उनके मंसूबों के लिए अहम होगा। ट्रंप का अगला प्रयास रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाना होगा। इसमें भी भारत की भूमिका कई मायनों में प्रमुख होगी। जर्मनी, यूके, इटली और फ्रांस के अलावा यूरोप के तमाम देश भारत में दिलचस्पी ले रहे हैं, यानी परिस्थितियां भारत के हित में होने लगी हैं। अगला दैनिक जागरण का ये एडिटोरियल है, संपादकीय है न्याय और न्यायाधिकरण। विभिन्न न्यायाधिकरणों में अटके मामलों और उनसे हो रहे आर्थिक नुकसान के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इन आंकड़ों के अनुसार न्यायाधिकरणों में 3.56 लाख मामले अटके हैं और इसके चलते 24.72 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। यह राशि जीडीपी का 7.48% है। न्यायाधिकरणों की न्याय प्रणाली निराश करने वाली नहीं, देश के आर्थिक विकास की राह रोकने वाली भी है। एक विडंबना ही है कि न तो न्यायालय में अटके पड़े करोड़ों लंबित मामलों में या मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए कोई ठोस उपाय किया जा रहा है, और न ही न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए न्याय क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता पर बल तो सभी देते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए कोई आगे राह नहीं दिखाता। यह स्थिति न्यायतंत्र के प्रति आस्था को डिगाने वाली है। न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों का विवरण देने वाले थिंक टैंक दक्ष की रपट एक तरह से यही कहती है कि जिन उद्देश्यों के लिए इनका गठन किया गया है वे उसी काम को नहीं कर पा रहे हैं। वे न तो अदालतों का बोझ कम कर पा रहे हैं, न ही आर्थिक प्रशासन में निवेशकों का भरोसा बढ़ा पा रहे हैं। कोई भी समझ सकता है कि इससे विदेशी निवेश पर असर पड़ रहा होगा। न्यायाधिकरण अपना काम समय पर सही तरह इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनमें स्टाफ का अभाव है, और जो भी है वह उस विशेषज्ञता से लैस नहीं है जो आवश्यक है। न्यायाधिकरणों के फैसले की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठते हैं। एक समस्या यह भी है कि न्यायाधिकरण के जज और वकील अपना काम तत्परता से नहीं करते हैं। न्यायाधिकरण के फैसले पर सवाल न्यायाधिकरणों के समय फैसले देने के लिए जवाबदेह बनाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था बनाना समय की मांग है। कहने को तो नेशनल कंपनियां या लॉ न्यायाधिकरण में किसी विवाद को निपटाने के लिए समय सीमा 300 दिन है, पर वहां एक मामला निपटने में 752 दिन लगते हैं। यह स्थिति अन्य न्यायाधिकरणों की है। यदि आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा रहे नीति नियंता न्यायाधिकरणों के ढीले और समय खपाऊ कामकाज को लेकर चिंता नहीं है, तो देश का अहित ही कर रहे हैं।
दक्ष ने न्यायाधिकरणों को प्रभावी बनाने के लिए संस्थागत सुधारों की जो जरूरत जताई है वह पहले भी जताई जा चुकी है। नतीजा ढाक के तीन पात वाला रहा है। समय आ गया है कि विधि मंत्रालय और न्यायिक तंत्र इस जरूरत को पूरा करने के लिए ईमानदारी से आगे आए। आवश्यक हो तो नियम कानून बदले जाएं। इसी के साथ ही तकनीकी और विशेष रूप से एआई का उपयोग किया जाए। आखिर जब एआई कई समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है तो उसका उपयोग करने में देरी क्यों? एआई न्यायाधिकरणों के कामकाज को पारदर्शी, तेज और प्रभावी बना सकता है। जनसत्ता का ये एडिटोरियल है शांति की राह। इजराइल और हमास के बीच 2 वर्षों से चल रहे युद्ध पर फिलहाल विराम लग गया है। दोनों पक्ष शांति की राह पर लौट आए हैं। अमेरिका की ओर से तैयार की गई समझौता योजना के प्रथम चरण में हमास के 20 बंधक को रिहा कर दिया गया है। बदले में इजराइल ने 1900 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया है। इसके साथ ही अब तक बारूदी आग की तपिश झेल रहे गाजा के नागरिक ने भी राहत की सांस ली है। भारत और ब्रिटेन सहित कई देशों ने अमेरिका की इस पहल का स्वागत किया है। वैश्विक नेताओं को उम्मीद है कि शांति समझौता अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में अभी कई अड़चनें साफ नजर आ रही हैं। हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा के शासन और फिलिस्तीन के राष्ट्र के रूप में मान्यता देने जैसे जटिल मुद्दे अभी अनसुलझे हैं। हमास के निरस्त्रीकरण, गाजा के शासन और फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की वजह से, ऐसे में इस पूरी कवायद को फिलहाल सिर्फ युद्ध रोकने के अस्थायी उपाय के तौर पर ही देखा जा रहा है। शांति समझौते के अगले चरण कितने सफल रहेंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रस्ताव में रखी गई अन्य शर्तों पर हमास किस तरह का रुख अपनाता है। क्या हमास गाजा का नियंत्रण किसी बाहरी ताकत के हाथों में सौंपने के लिए राजी होगा, जैसा कि शांति प्रस्ताव में कहा गया है? दूसरी तरफ गाजा से अपनी सेना पूरी तरह हटाने को लेकर इजराइल की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर कोई हामी नहीं भरी गई है। इस स्थिति में शांति समझौते के सिरे चढ़ने को लेकर अभी निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि वैश्विक नेताओं का मानना है कि समझौते को लागू करने की शुरुआत अच्छी हुई है, सकारात्मक दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि इस समझौते ने युद्ध को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है। इसने पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति के द्वार खोल दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह समझौता पूरी तरह से लागू होगा। वहीं मोदी का कहना है कि भारत इस क्षेत्र में शांति के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करता है। इजराइल की ओर से युद्ध रोकने और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई से गाजा में खुशी का माहौल तो है, लेकिन वहां की स्थिति अब भी दयनीय है। कई इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद है, पुनर्निर्माण में वर्षों लग सकते हैं। इस युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से हुई थी और जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, कई नागरिकों को बंधक बना लिया गया था और इजराइल की जवाबी कार्रवाई से अब तक 67,000 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा में आज भी लोग भोजन पानी से लेकर स्वास्थ्य सहायता तक बुनियादी सहायताओं सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में युद्ध विराम निश्चित तौर पर वहां के लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इससे गाजा में बाहरी मदद भेजने का रास्ता भी खुलेगा और जिसकी अभी नितांत जरूरत है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इजराइल और हमास शांति की राह पर आगे बढ़ेंगे और गाजा के नागरिकों के जीवन में फिर से खुशहाली और समृद्धि लौटेगी। अगला, भीड़ प्रबंधन में ठोस उपायों की दरकार। देवेंद्र राज सुथार का ये लिखा हुआ संपादकीय ये देखते हैं। देश में बड़े आयोजनों के दौरान भीड़ में भगदड़ की राष्ट्रीय घटनाएं राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई हैं। हाल ही के महीनों की बात करें तो देश में विभिन्न हिस्सों में भीड़ प्रबंधन की विफलता के कारण कई लोगों की जान गई है। तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली में मची भगदड़ भी इनमें से एक है। इससे पहले प्रयागराज में कुंभ के दौरान और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ की स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें कई श्रद्धालुओं और यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पिछले वर्ष हाथरस में हुई भगदड़ की त्रासदी तो इतनी भयावह थी कि यहाँ पर 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।
ये सभी घटनाएं प्रशासनिक तैयारी की कमी और भीड़ नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था न होने और आयोजकों की लापरवाही की ओर इशारा करती है। पिछले 2 दशकों में भगदड़ की लगभग 22 बड़ी घटना हुई हैं, जिनमें कुल मिलाकर 1500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भीड़ प्रबंधन में लापरवाही बरती जा रही है और बार-बार त्रस्तियों का कारण बनती जा रही हैं। अनियंत्रित भीड़ से होने वाली इन दुर्घटनाओं के कई प्रमुख कारण हैं, जो प्रत्येक घटना में समान रूप से सामने आते हैं। सबसे पहली समस्या है कि अधिकांश आयोजनों में अनुमानित संख्या से कई अधिक लोग आ जाते हैं। जैसे हाथरस की घटना में प्रशासन को 50,000 लोगों को आने की सूचना दी गई थी, जबकि वास्तव में 2.5 लाख से अधिक लोग वहां पहुंच गए थे। इस तरह की गलत सूचना और या जानबूझकर कम संख्या बताने से प्रशासनिक तैयारी अधूरी रह जाती है। दूसरी बड़ी समस्या आयोजन स्थल पर पर्याप्त निकासी मार्गों की व्यवस्था न होना। कई बार भीड़ के प्रवेश के लिए तो व्यापक व्यवस्था होती है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने पर बाहर निकलने की रास्ते छोटे या कम पड़ जाते हैं। करूर की घटना में भी यही देखा गया कि संकरे रास्ते में हजारों लोग एक साथ बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी। और तीसरी समस्या प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की कमी है। अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर आयोजनों में स्थानीय स्तर के सेवादार या अप्रशिक्षित लोग भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जो आपात स्थिति में सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। चौथी समस्या है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग की कमी है, जैसे सीसीटीवी निगरानी, भीड़ की गति को मापने वाले सेंसर और तत्काल संचार प्रणाली, जो खतरे की स्थिति में शीघ्र ही हस्तक्षेप संभव बना सके। धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में भगदड़ की समस्याएं विशेष रूप से चिंताजनक हैं। इसमें भावनात्मक आवेश का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। हाथरस और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ का अनियंत्रित होना इसी आवेग का उदाहरण है। धार्मिक स्थलों पर होने वाली भगदड़ में अक्सर देखा जाता है कि श्रद्धालु किसी भी संकेत या चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी आस्था की पूर्ति में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें आसपास के खतरों का भान नहीं रहता है। राजनीतिक रैलियों में भी समान परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जहां समर्थकों का उत्साह और नेताओं का देखने की उत्सुकता भीड़ को अनियंत्रित कर देती है। इन स्थितियों में आयोजकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी भीड़ को मनोविज्ञान को समझते हुए उचित व्यवस्था करें। और भगदड़ की घटनाओं में जांच निष्कर्षों से पता चलता है कि अधिकांश मामलों में प्रशासनिक और आयोजकों की लापरवाही बड़ी वजह रही है। हाथरस घटना की न्यायिक जांच में यह पाया गया कि आयोजकों ने जानबूझकर भीड़ की संख्या कम बताई और प्रशासन ने भी पूर्व तैयारी में कोताही बरती। करूर की घटना में भी सुरक्षा खामियां सामने आई, जहां रैली स्तर पर पर्याप्त अवरोधक प्रणाली और आपातकालीन निकास की व्यवस्था नहीं थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भीड़ की घटना में भी रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी स्पष्ट थी, क्योंकि महाकुंभ के कारण भारी भीड़ की संभावना थी। फिर भी प्लेटफॉर्म पर समुचित व्यवस्था नहीं की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में भीड़ प्रबंधन को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। इसे केवल पुलिस बल की तैनाती तक सीमित मान लिया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि भीड़ प्रबंधन की एक विशेषज्ञता का क्षेत्र है, जिसमें मनोवैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आपातकालीन प्रतिक्रिया का समन्वय आवश्यक है। विकसित देशों में बड़े आयोजनों के लिए विशेष भीड़ प्रबंधन योजना तैयार की जाती है। उन्हें लागू करने के लिए प्रशिक्षित दल होते हैं। देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भीड़ प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन बहुत कम होता है। इन दिशा निर्देशों में भीड़ के आकार का सही अनुमान लगाना, पर्याप्त प्रवेश और निकास मार्ग और चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं की तैयारी, सीसीटीवी निगरानी, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था शामिल है। क्या क्या इसने निर्देश दिए हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, कि जो भीड़ के आकार का सही अनुमान बताना है कि भैया कितने लोग आएंगे, पर्याप्त प्रवेश यानी जाने के लिए, और जब कार्यक्रम खत्म हो जाता वहां से निकलने के लिए चौड़ा मार्ग होना चाहिए, ज्यादा मार्ग होने चाहिए। यदि कोई मेडिकल कंडीशन बन जाती है उसके लिए एक इमरजेंसी सर्विस होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली होना चाहिए, और जो भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं सुरक्षाकर्मी वो ट्रेंड होने चाहिए। ठीक है, लोगों की मनोविज्ञान को समझने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दिशा निर्देशों में यह भी सुझाव दिया गया कि बड़े बड़े आयोजनों के लिए आवास
आयोजकों को प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए और सुरक्षा योजना प्रस्तुत करनी चाहिए, मगर व्यावहारिक तौर पर कई आयोजक इन नियमों को दरकिनार कर देते हैं और प्रशासन भी राजनीतिक और धार्मिक संवेदना के कारण सख्त कार्रवाई से बचता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भीड़ प्रबंधन के लिए एक स्थायी और व्यावसायिक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जो बड़े आयोजनों की निगरानी और मार्गदर्शन करे। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भीड़ विश्लेषक प्रणाली होनी चाहिए जो वास्तविक समय में भीड़ के घनत्व और गति को मापकर संभावित खतरों की चेतावनी दे सके। ड्रोन से निगरानी और ताप संवेदक का प्रयोग किया जाना चाहिए जो भीड़ के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक हो। भगदड़ की घटनाओं में कानूनी जवाबदेही का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अधिकांश मामलों में आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज तो होते हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में ज्यादातर बच निकलते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्यों इन घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान पर्याप्त हैं? क्या इन घटनाओं में ये पर्याप्त है क्या कानूनी प्रावधान? नीति निर्माताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा ताकि आयोजक और प्रशासन दोनों अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर रहें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक घटना के बाद एक स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए जिसकी सिफारिशों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जनसंख्या और सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के लिहाज से भारत एक विशिष्ट देश है जहां वर्ष भर कई बड़े आयोजन होते हैं, जैसे कि कुंभ का मेला, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी के दही हांडी कार्यक्रम, राजनीतिक रैलियां और सांस्कृतिक महोत्सव जैसे अनगिनत अवसर होते हैं जहां लाखों लोग एकत्रित होते हैं और इन सभी आयोजनों को सुरक्षित बनाना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ऐसे में लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है और भीड़ में किस प्रकार व्यवहार सुरक्षित है, आपात स्थिति में क्या करना चाहिए। शासन, प्रशासन और आयोजक और आम जनता को सभी को मिलकर सुनिश्चित करना हो कि सार्वजनिक आयोजन सुरक्षित हो। भीड़ प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना है और इस दिशा में ठोस कदम भी उठाने होंगे। अगला, लापरवाही की परतें। सरकार की ओर से समाज के विभिन्न वर्गों के लिए नई नई योजनाएं लागू की जाती हैं, मगर इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंच पाता है या नहीं, इस पर शायद कोई ध्यान दिया जाता है। इससे न केवल सरकारी धन का बेजा इस्तेमाल होता है, बल्कि वे लोग भी लाभ से वंचित रह जाते हैं जिन्हें केंद्र में रखकर योजना तैयार की जाती है। यही वजह है कि सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती हैं। संबंधित अधिकारियों की लापरवाही और निगरानी तंत्र का अभाव इसकी बहुत बड़ी वजह है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी यही हाल है। इसके तहत किसान परिवार का एक सदस्य भी ही लाभ ले सकता है, मगर केंद्रीय कृषि मंत्रालय की सत्यापन जांच में पाया गया कि बड़ी संख्या में पति और पत्नी दोनों ही इस योजना के लाभार्थी बने हुए हैं। सवाल यह है कि इस तरह की योजनाओं में आर्थिक सहायता से पहले पात्रता की जांच करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की जाती है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें हर वर्ष 3 किस्तों में किसान परिवार के सदस्य को 2-2 हजार रुपया की राशि देने का प्रावधान है। इस रकम को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे खाते में जमा किया जाता है। अगर यह नियम है तो यह कैसे संभव हुआ कि एक ही घर के 2 लोगों को राशि हस्तांतरित की जा रही है? जिन अधिकारियों के माध्यम से राशि ये दी जा रही है, न तो उन्होंने और न ही संबंधित बैंक प्रबंधन ने कभी इस पर गौर करने की जरूरत महसूस की। इस योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक किसानों के सत्यापन से पता चला है कि 17.87 लाख पति पत्नी ही लाभार्थी थे। इस हिसाब से करीब 94% दंपत्ति इस योजना का लाभ ले रहे थे। पहली बार ही नहीं, जब हम किसी योजना के क्रियान्वयन में इस तरह की लापरवाही सामने आई है, तो ऐसे में शासन प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की योजनाओं की नियमित निगरानी हो और ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। हिंदुस्तान.com का अगला एडिटोरियल है गूगल का निवेश। इसको देखते हैं। अमेरिका से बाहर अपने बड़े निवेश के लिए गूगल ने भारत के विशाखापट्टनम शहर को चुना है। तो
वह यकीनन स्वागत योग्य कदम है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति और वीजा नीति के कारण भारत अमेरिका कारोबारी रिश्तों को लेकर जो अंदेशे पैदा हुए थे, गूगल के द्वारा अगले 5 साल में करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए निवेश की इस घोषणा से वे तिरोहित नहीं, जो मंद जरूर पड़ गए हैं। गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमसन कुरियन ने मंगलवार को नई दिल्ली में साफ किया कि उनकी कंपनी भारतीय कंपनी अडानी, फोननेक्स और एयरटेल के साथ मिलकर अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने जा रही है। इस निवेश की दिलचस्प बात यह है कि आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने इस आईटी केंद्र के लिए 10 अरब डॉलर की निवेश की 10 अरब डॉलर के शुरुआती निवेश का ही अनुमान लगाया था, लेकिन गूगल ने इसे 15 अरब डॉलर विशाल निवेश की तस्दीक कर दी है। जाहिर है कि इस निवेश से राज्य में हजारों नई नौकरियां पैदा हुई और आंध्र प्रदेश के विकास को बड़ा बल मिलेगा। यह कितनी महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसका अंदाजा गूगल के भारतवंशी सीईओ सुंदर पिचई की पोस्ट से हो जाता है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि इस हब में विराट कंप्यूटिंग क्षमता होगी। समुद्र के नीचे से इंटरनेट केबल लाने का यह नया अंतर्राष्ट्रीय रास्ता यानी सबसी गेटवे होगा। इसके द्वारा हम अपनी श्रेष्ठतम टेक्नोलॉजी भारत के लोगों तक पहुंचाएंगे। इससे एआई के क्षेत्र में तेजी से इनोवेशन होंगे और भारत के विकास को बढ़ावा मिलेगा। निसंदेह जिस तेजी से एआई का विस्तार हो रहा है और अमेरिका और चीन जैसे मुल्क इसमें बढ़त लिए हुए हैं, उसे देखते हुए भारत को ऐसे निवेश और तकनीकी सहयोग की बहुत आवश्यकता है। मोदी अपनी हर एक अमेरिका यात्रा में सिलिकॉन वैली के उद्यमियों से खास तौर पर मिलते रहते हैं और बताने की आवश्यकता नहीं कि भारत सरकार के प्रयासों को सफल कई अमेरिकी कंपनियों के द्वारा भारत में निवेश के रूप में देखने को मिला है। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने तो इस साल की पहली छमाही में ही भारत में करीब 2.4 करोड़ आईफोन बनाए हैं और अमेरिका में बिकने वाले 75% से अधिक आईफोन भारत निर्मित हैं। आंध्र प्रदेश की इस कामयाबी में उत्तर भारत की राज्य सरकारों के लिए अहम सबक सीखा है कि उनकी भौगोलिक स्थिति दक्षिण और पश्चिमी राज्यों के मुकाबले उन्हें भले कम सुविधा युक्त बनाती है, पर यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यदि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बुनियादी ढांचा विकसित करें तो वैश्विक निवेश उनके यहाँ भी दौड़ के आएंगे। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा जैसे पूर्वी प्रांतों के पास तो समुद्री मार्ग और बंदरगाह भी उपलब्ध है, मगर दुर्योध से इन प्रदेशों की संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति ने आधुनिक विकास की राह में रोड़े डाले हैं। अधिक अटकाए लिहाजा बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने लगातार दक्षिण प्रांतों को प्राथमिकता में रखा है। झारखंड, उड़ीसा अपार खनिज संपदा वाले प्रदेश हैं, उनके यहाँ औद्योगिक विकास की विराट संभावना है। इन प्रदेशों के राजनीतिक नेतृत्व को बड़े निवेशकों का आकर्षित करने के लिए दक्षिण प्रदेशों के सीख की जरूरत है। बहरहाल गूगल के इस निवेश से वैश्विक निवेश को अवश्य संदेश गया होगा कि भारत निवेश के लिहाज से दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। वे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत पर भरोसा कर सकते हैं। इससे गाजा में स्थायी शांति नहीं आएगी। विवेक काटजू लिखते हैं, पूर्व राजनयिक हैं। गाजा में शांति कायम करने के लिए अमेरिकी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्रीय योजना का पिछले दिनों ऐलान किया था। उसका पहला चरण 13 अक्टूबर को पूरा हो गया है। इसके तहत हमास ने सभी 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। जवाब में इजराइल ने भी 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। इसके साथ ही इजरायली सैनिक पीछे हटकर उस पीली रेखा पर आ गए हैं जो गाजा के भीतर एक सीमा है। बेशक अब गाजा पट्टी के करीब आधे हिस्से पर उनका नियंत्रण है, फिर भी यह घोषणा सुखद है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम हो गया है। इस खबर से गाजा और इजरायल ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया ने भी राहत ली है। इस युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा किए गए आतंकी हमले के बाद हुई थी, जिसमें करीब 1200 इजरायलियों की हमास आतंकियों ने हत्या कर दी थी और 250 के करीब बंधक बना लिए थे। 12 इजरायलियों की हमास आतंकियों ने हत्या कर दी थी और 250 को करीब बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजरायल बीते 2 साल से गाजा पर हमला कर रहा है
और अपनी कार्रवाई में 65,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान ले चुका है। इजराइल ने तो पूरी गाजा पट्टी ध्वस्त कर दी, जिसके कारण वहाँ की जनता के पास न छत बची है, न जीवन यापन के लिए कुछ काम। नतीजन वहाँ व्यापक पैमाने पर भुखमरी पसर चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि गाजा में जब जीवन पटरी पर लौट सकेगा। राष्ट्रपति ट्रंप और पश्चिम और अरब के नेताओं ने भी संदेश दिया है कि उनकी प्राथमिकता गाजा का पुनर्निर्माण है। हालांकि मिस्र के शर्म अल शेख में ट्रंप सहित करीब 20 बड़े नेताओं की इस युद्ध विराम पर सहमति बनाकर एक महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया है, लेकिन इससे इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकेगा। 1948 से जो चल रहा है, इसका हल केवल राजनीतिक कदमों के जरिए हो सकता है, जिसमें सबसे जरूरी है एक स्वतंत्र फलस्तीनी देश की स्थापना, और इसके लिए न इजराइल तैयार है न अमेरिका। ऐसे में नज़र इस बात पर बनी रहेगी कि 20 सूत्री योजना की वकालत ट्रंप प्रशासन कर रहा है, उस पर कितना अमल हो पाता है। दरअसल इस योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता हमास के अंत पर है, जबकि हमास ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वह हथियार छोड़ रहा है या अपना गुट खत्म करने को तैयार है। फिर बीते 2 वर्षों में इजराइल ने बेशक हमास के कई बड़े नेताओं को मौत के घाट उतार दिया हो, लेकिन उसमें नया नेतृत्व भी पैदा हुआ है जो गाजा के युवा लड़के लड़कियों का है। यही कारण है कि हमास का फिलहाल में अंत आसान नहीं लगता। यह जरूरी है कि हमास के ढांचे और बुद्ध लड़ने की क्षमता में काफी गिरावट आई है। ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना बताती है कि इजरायली सैनिक तभी गाजा पट्टी छोड़ेंगे जब हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मगर हमास का यदि अंत न हुआ तो क्या इजराइल अपनी फौज गाजा से हटाएगा? इजराइल शायद ही अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए तैयार होगा। इस टाइप से इजराइल से संबंधित लेख है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।